हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल। तो अभी आप जो मेरे पीछे जगह देख रहे हो, इसे देखकर आपको लग रहा होगा कि मैं किसी बैंकॉक या थाईलैंड जैसी जगह पर हूँ, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं अभी मौजूद हूँ मुंबई में, यानी कि इंडिया में। और मेरे पीछे जो आप जगह देख रहे हो, ये है विपासना ग्लोबल सेंटर। सो हाय, मेरा नाम है सद्दाम एंड मैं मुंबई की ऐसी अंडररेटेड प्लेसेस को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। और ये है एपिसोड 2। और इस एपिसोड में आपको लेकर आया है विपासना ग्लोबल सेंटर में। और इस वीडियो में आपको बताएंगे ये विपासना ग्लोबल सेंटर क्या है और इस विपासना ग्लोबल सेंटर का क्या है पर्पस, और भी बहुत सब चीजें। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। How did I like my meditation? Meditation was good. It was very relaxing, very peaceful, and a really nice, quiet space. ग्लोबल विपासना पगोड़ा, सिंपल भाषा में कहे तो एक मेडिटेशन सेंटर। एग्जैक्टली यही चीज चल रही थी मेरे माइंड में यहाँ पे आने से पहले कि एक सिंपल सा मेडिटेशन सेंटर होगा खूबसूरत व्यूज के साथ, तो उसे एक्सप्लोर करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन जब मैं वहाँ पहुंचा, चीज़ों को एक्सपीरियंस किया, चीज़ों को गहराई से जाना, तब पता चला कि भाई ये सिर्फ एक मेडिटेशन सेंटर नहीं है, उससे कहीं बढ़कर चीज़ है, कहीं बढ़कर। तो इस वीडियो में वही सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा, जिसे जानने के बाद शायद आप यहाँ पे आना ज़रूर चाहोगे। लेकिन उससे पहले दो चीज़ें हैं जो हमें बहुत ज़रूरी है जानना, जैसे कि ये विपासना क्या है और ये जो ग्लोबल विपासना पगोड़ा है इंडिया के लिए क्यों इतना ज़्यादा अहमियत रखता है। तो सबसे पहले जानते हैं विपासना टेक्निक के बारे में। सोच के देखो, अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी टेक्निक हो जिससे तुम्हारे दिमाग में चल रही सारी स्ट्रेस, टेंशन, गुस्से, ये सब एक एक करके खत्म हो जाए बिना किसी ऐप या नेटफ्लिक्स का सहारा लेते हुए, तो कैसा होगा। वैसे ये कोई नई चीज नहीं है दोस्तों, ये है इंडिया की प्राचीन 2500 साल पुरानी मेडिटेशन टेक्निक, जो पूरे वर्ल्ड में काफी लोगों की लाइफ बदल रही है। ये मेडिटेशन कोई धर्म या पूजा नहीं है, एक साइंटिफिक तरीके से आपके माइंड को स्थिर कर हील करती है, जिसे दुनिया के सबसे बड़े स्पिरिचुअल मास्टर लॉर्ड बुद्धा ने खुद खोजा था। और इसे ही कहते हैं विपासना मेडिटेशन टेक्निक। और इसका मतलब होता है चीजें जैसी है वैसे ही देखना। लेकिन मेरा मानना है कि मैं चाहे कितनी ही कोशिश कर लूँ अपने वर्ड्स के साथ आपको समझाने की कि ये विपासना मेडिटेशन है क्या, मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि ये चीज जब आप एक्सपीरियंस करोगे तभी इस चीज की अहमियत आप समझ पाओगे और इसके बेनिफिट्स जान पाओगे। हाँ जी दोस्तों, तो हमने ये जाना कि विपासना क्या होता है और विपासना टेक्निक की हिस्ट्री भी जानी। लेकिन अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ उसे सुन के आप हैरान हो जाओगे। हाँ, तो हम ये जान चुके हैं कि विपासना जो टेक्निक है वो 2500 साल पुराना है। लेकिन बात करें इस विपासना पगोड़ा की, ये उतना प्राचीन नहीं है, ये बना है मॉडर्न युग में। दरअसल इस पगोड़ा का निर्माण शुरू हुआ 2000 साल में और ठीक 8 साल बाद यानी कि 2008 में इस पगोड़ा का निर्माण जो है खत्म हुआ। और 8 फरवरी 2009 को इस पगोड़ा को इनॉग्रेट करा गया हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल जी के हाथ से, यानी कि 2009 में आम पब्लिक के लिए इस पगोड़ा को खोला गया। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि यार विपासना टेक्निक तो 2500 साल पुराना है, फिर ये पगोड़ा इतना मॉडर्न क्यों है। अब वीडियो जो है ना यहाँ से और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आगे जो आप जानेंगे उसे जानकर बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीजें पता चलेगी और आपके होश भी उड़ने वाले आगे की चीजों को जानकर। हाँ, तो लॉर्ड बुद्धा ने विपासना टेक्निक को सिर्फ अपने तक नहीं रखा बल्कि हजारों लोगों तक पहुंचाया और काफी लोगों की इस विपासना टेक्निक ने जिंदगी बदली और वक्त के साथ ये काफी फला फूला भी। और अब आते हैं अशोक सम्राट जी और साल था 260 BCE। कहा जाता है कि अशोक सम्राट जी अपने वक्त के सबसे क्रूर राजाओं में से एक थे, लेकिन कलिंगा युद्ध के बाद जब उन्होंने युद्ध का परिणाम देखा, उन्होंने अपने आप में एक घृणा सा महसूस किया, जिस वजह से वो पश्चाताप की आग में जलने लगे। अब इन सब के बाद वो शांति का मार्ग खोज रहे थे, जिस वजह से उन्हें विपासना टेक्निक के बारे में पता चलता है और वो उस बारे में अधिक जानकारी लेना शुरू करते हैं। अब विपासना को अपनाने के बाद उनके बेनिफिट जानने पर वो काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और अपनी लाइफ का मिशन बना लेते हैं कि इस टेक्निक को दुनिया भर में फैलाना है। इसीलिए दुनिया भर में लाइक चाइना, म्यांमार, थाईलैंड जैसी कंट्रीज में वो अपने धामादूतों को भेजते हैं। और इतना ही नहीं, वो बुद्धिज्म और विपासना टेक्निक से इतने ज़्यादा प्रसन्न हुए कि उन्होंने पूरे भारतवर्ष में 84,000 स्तूपास का निर्माण करवाया और उन स्तूपास में लॉर्ड बुद्धा के अवशेषों को स्थापित किया। तो इंडिया भर में जो आप कोने कोने में ये स्तूपास देखते हो ना, इन सभी में से ज़्यादातर का निर्माण अशोक सम्राट जी ने ही किया है। अब अशोक सम्राट जी के प्रयास से ये काफ़ी तेजी से पूरे भारतवर्ष में फैलने लगा और काफ़ी तेजी से ग्रो किया।
लेकिन कुछ सदियां बीतने के बाद इस विपासना टेक्निक में कुछ मिलावटें होने लगी, जिस वजह से अपने मूल सिद्धांतों से काफी दूर हो गया और धीमे धीमे एक ऐसा वक्त आया कि इस विपासना टेक्निक को पूरी तरह से भुला दिया गया पूरे भारतवर्ष में। लेकिन म्यांमार एक ऐसा देश बना जिसने विपासना और बुद्धिज्म को सदियों तक जैसे था वैसे ही संभाल के रखा, ना कोई बदलाव ना कोई मिलावट करते हुए। गुरु से शिष्य, फिर शिष्य से गुरु तक इस विपासना टेक्निक को एक पवित्र विरासत की तरह संभाल के रखा उन्होंने। और इतना ही नहीं, जब उन्होंने विपासना टेक्निक के बेनिफिट्स को जाने तो उन्होंने इसे अपने डेली लाइफ में भी शामिल कर लिया। और आज भी म्यांमार में लोग प्राचीन काल से मॉडर्न युग तक इस टेक्निक को अपनी जिंदगी में शामिल कर जिंदगी बिता रहे हैं। और ये है श्री सत्यनारायण एस.एन. गोइंका जी। इनका जन्म 30 जनवरी 1924 को म्यांमार में हुआ था, लेकिन इनके पूर्वज भारतीय ही थे। इन्होंने म्यांमार में 14 साल तक विपासना टेक्निक को सीखा और 1969 में भारत आकर विपासना टेक्निक को फिर से सिखाना शुरू किया लोगों को। और आज के इस मॉडर्न युग में इन्हीं के प्रयासों की वजह से हमें ये ग्लोबल विपासना पगोड़ा देखने को मिलता है और साथ ही विपासना टेक्निक सीखने को और जानने को मिलता है इंडिया में। अब दोस्तों, श्री सत्यनारायण गोइंका जी की जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा इंस्पायरेबल है, बहुत कुछ है इनके लाइफ में। अगर हम इनके बारे में इस वीडियो में चर्चा करने लगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसीलिए इस वीडियो में हम उसके बारे में नहीं बात करें। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इनकी लाइफ को एक बार जरूर जानिएगा, बहुत सी चीजें हैं इनकी लाइफ में जो आपको इंस्पायर करेगी। अच्छा, वैसे मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूँ कि मैं कुछ ज्यादा ही डीप चला गया था हिस्ट्री में, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये हमारे इंडिया की एक ऐसी विरासत है जिसके बारे में इंटरनेट पे कोई ज्यादा बात नहीं करता। और दूसरी चीज, अब मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अब जब भी आप ना पगोड़ा जाओगे, इस वीडियो को देखने के बाद कुछ अलग सा ही क्रेजी सा एक्सपीरियंस करोगे क्योंकि आप मोस्ट प्रॉपर वाली इंपॉर्टेंट चीजें जान चुके हो। लेकिन इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपका वेट कर रही है, तो इसीलिए आपको एक बार पगोड़ा जरूर जाना चाहिए। अब कुछ लॉजिकल सवाल ये उठता है कि भाई इस जगह पे जाए कैसे। तो अब जानते हैं ग्लोबल विपासना पगोड़ा तक जाने के रास्ते को। हाँ जी, तो आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपको सबसे पहले पहुंच जाना है मुंबई में स्थित बोरीवली स्टेशन पे, क्योंकि पगोड़ा का सबसे जो नजदीकी स्टेशन है वो है बोरीवली। अब बोरीवली स्टेशन पर आने के बाद आपको वेस्ट में एग्जिट लेना है और यहाँ से आपको गोराई जेट्टी तक के लिए ऑटो या टैक्सी लेना है। वैसे गोराई जेटी तक के लिए बस भी अवेलेबल है। अच्छा, वैसे बोरीवली स्टेशन से जो गोराई जेटी तक का रास्ता है ना, वो हार्डली सिर्फ 15 मिनट का ही है। और 15 मिनट की मस्त सफर के बाद हम पहुंच जाते हैं फाइनली यहाँ पे, यानी कि गोराई जेटी पे। ये है गोराई जेटी का गेट और यहाँ से सीधा आप जब अंदर जाओगे तो आपको गोराई जेटी देखने को मिलेगा। अब गोराई जेटी पहुंचकर आपको इस टाइप की कुछ फेरी बोट्स मिल जाएगी दिन भर में गोराई तक पहुंचाने के लिए, जिसमें आपको मुश्किल से 10 से 15 मिनट ही लगने वाले हैं। और इस फेरी बोट की जो टिकट होने वाली है वो होने वाली है पर पर्सन 20 रुपीज और प्राइवेट व्हीकल यानी कि बाइक का एक्स्ट्रा 5 रुपीज। अब अगर आपके पास कोई प्राइवेट व्हीकल नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, आप गोराई जेटी से ही एसएल वर्ल्ड जेटी पॉइंट तक के लिए फेरी ले सकते हो, जिसकी प्राइस और टिकट होने वाली है 100 रुपीज पर पर्सन, जिसमें आपका रिटर्न टिकट भी शामिल होगा। इसमें होगा ये कि ये फेरी आपको पगोड़ा से बस 10 मिनट के वॉक डिस्टेंस पर उतार देगा, जिससे आप इजीली पगोड़ा तक पहुंच सको। अब ये ऑप्शन उनके लिए है जिनके पास प्राइवेट व्हीकल नहीं है और जो पैदल ही पगोड़ा तक पहुंचना चाहते हैं। अब फेरी पॉइंट से उतरने के बाद आपको मस्त नेचर को एंजॉय करते करते 10 मिनट तक वॉक करना है पगोड़ा तक। अच्छा, वैसे अगर आपको रास्ता खाली खाली सा लगे तो घबराइए मत, कुछ देर की वॉकिंग के बाद ही आपको जो है पगोड़ा दिखना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ जी, तो 10 मिनट के वॉक के बाद फाइनली अब आपको दिखेगा सुनहरा चमचमाता हुआ ग्लोबल विपासना पगोड़ा। हाँ, तो ये है पगोड़ा का मेन एंट्रेंस जो बहुत विशाल, बहुत शानदार और बहुत अट्रैक्टिव है। अच्छा, वैसे मैं आपको बता दूं कि इस पगोड़ा में एंट्री करने के कोई चार्जेस वगैरह नहीं लगते, यानी कि इस पगोड़ा में एंट्री जो है फ्री है और आप यहाँ पे फोटोज वगैरह भी क्लिक कर सकते हो, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ। वैसे एंट्री के बाद ना आपको ये बड़ी बड़ी सीढ़ियां देखने की मिलेगी और जब इस पे आप चलोगे ना तो आपको बहुत अमेजिंग एपिक सा महसूस होगा। अब सारी सीढ़ियां चढ़ने के बाद फाइनली आपके सामने होगा पगोड़ा का मेन डोम। अब आपको ये जानकर हैरानी होगी, ये डोम इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में दुनिया का सबसे बड़ा बिना खंभों वाला पत्थर से बना हुआ डोम है। अच्छा, वैसे ये डोम यूं ही इतना विशाल नहीं है, दरअसल इस डोम के नीचे एक साथ 8000 लोग साथ में मेडिटेशन कर सकते हैं। हाँ भाई, एक साथ 8000 लोग। हो, यही वजह है कि ये डोम इतना ज्यादा विशाल है।
अच्छा, वैसे इस विशाल हॉल के अलावा इस पगोड़ा में ईस्ट और वेस्ट में कुछ इस तरह के 2 छोटे छोटे और हॉल भी बनाए गए। हाँ, तो आपने इस पगोड़ा के मेन हॉल के बारे में तो जान लिया, लेकिन अब आपको मिलाते इस पगोड़ा के गार्डियनों से। हाँ, तो अब मिलिए इन 2 महाशय से जो है इस पगोड़ा के गार्डियंस। अच्छा, वैसे पहली बार जब मैंने इन 2 महाशय को देखा तो मेरे माइंड में यही सवाल उठा कि भाई इन दोनों का क्या काम है इस पगोड़ा में। फिर क्या था, मैंने जल्दी से गूगल बाबा का सहारा लिया, तब जाकर पता चला कि ये है गंधर्व एंड धर्मपाल, जिनके कई पर्पस है इस जगह पे स्टैंड होने के पीछे। लेकिन जो मुझे सबसे अच्छा लगा वो ये है कि ये नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर रखते हैं और सकारात्मक ऊर्जाओं को फैलाते हैं। अच्छा, मानता हूँ कि यार ये सुनने में थोड़ा ड्रामेटिक लगेगा, लेकिन वाकई में जब इस पगोड़ा में आप प्रेजेंट रहोगे ना तो ये चीज को आप फील करोगे यार। हाँ, तो गार्जियनों से मुलाकात के बाद अब बढ़ते हैं इस पगोड़ा के सेकंड मोस्ट अट्रैक्टिव थिंग की तरफ, जो है पवित्र धर्म घंटा। एक मिनट यार, इतना एपिक सीन है यार, थोड़ा सिनेमैटिक अंदाज में प्ले करते। हाँ जी, तो ये है पवित्र घंटा। दरअसल इसे बजाकर आप इनवाइट करते हो लोगों को कि भाई अब जो है मेडिटेशन का वक्त हो चला है, और इसे बजाने से इसकी जो ध्वनि है वो आसपास के एनवायरनमेंट में एक पीसफुल सा एनवायरनमेंट क्रिएट करती है। तो चलो इसे बजा कर देखते हैं। इसके अलावा आपको इस पगोड़ा में देखने को मिलेगा भारत का प्रतीक अशोक स्तंभ, जिसे देखकर आपको काफी इंस्पायरेबल फील होगा। और आगे बढ़ने पर हमें देखने को मिलता है ये अलग सा कॉन्सेप्ट के साथ आने वाला गार्डन, जिसे देखकर काफी पीसफुल सा वाइब्स आ रहा था। अब इसके ठीक बगल में आपको कुछ और स्टैचूज वाला एक मोनामेंट दिखता है, जो सभी का ध्यान खींचता है इसके इतने खूबसूरत बनावट की वजह से। और आखिर में हमें देखने को मिलता है अशोक चक्र। जी हाँ, ये वही अशोक चक्र है जो हमारे राष्ट्रध्वज में भी शामिल है। दरअसल ये व्हील दर्शाता है लाइफ के बैलेंस को। और अब आखिर में आपको दिखेगा स्पिरिचुअल मास्टर लॉर्ड बुद्धा का एक ऐसा पीसफुल स्टैचू, जिसे देखने के बाद आप अपनी सारी थकावटों को कहीं भूल सा जाओगे। अच्छा, वैसे दोस्तों इस पगोड़ा के बारे में एक बात तो कहना पड़ेगा, जब मैंने इस पगोड़ा को पास से देखा, इसके एनवायरनमेंट को फील किया, तो ये चीज समझ में आया कि ये भले से ही मॉडर्न युग में क्यों ना बना हो, लेकिन इसकी नक्काशियां, इसके आर्किटेक्चर, इसके एनवायरनमेंट से ये लगता नहीं है कि इतना मॉडर्न है, बल्कि लगता है कि ये कई सदियों से इस जगह पे स्थित है। और दोस्तों ये कहना चाहूंगा कि भाई आपको एक बार तो अपने लाइफ में इस ग्लोबल विपासना पगोड़ा को जरूर विजिट करना चाहिए, इन सारे एक्सपीरियंसों को लेने के लिए। हाँ, तो ये था ग्लोबल विपासना पगोड़ा का वीडियो। वीडियो कैसा लगा यार कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही और भी मुंबई के अंडररेटेड प्लेस को एक्सप्लोर करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते जाए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में।